डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आपको वीडियो लाए हैं क्लास 10th फिजिक्स की पार्ट 2, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने प्रकाश और उसकी क्वालिटीज़, प्रकाश के गुणों को करा दिया था और दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में आपको बता दिया था। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले वो वाली वीडियो देख लें। आइए शुरू करते हैं हम पार्ट टू शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हम गोलीय दर्पण से पहले टॉपिक करा चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण होता क्या है। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, इसकी डेफिनेशन है गोलीय दर्पण की, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है। आपने बॉल देखी होगी कांच की। अगर हम उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो हम दूसरी तरफ से अपना चेहरा देख सकते हैं, तो प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण नंबर 1, अवतल दर्पण नंबर 2, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अब बात आती है अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। देखिए, आपके सामने दिखाया है एग्जाम शो देके, एक देखिए, ये अवतल दर्पण है M1 M2। ये इसका फोकस है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है। इन सब की डेफिनेशन में आगे दे रखा हूं। तो परावर्तन कहां से हो रहा है, यहां से एक प्रकाश आ रहा है और अंदर वाले जो पृष्ठ से दबा हुआ जो भाग है अंदर वाला, यहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये किरण आ रही है और ये इस दिशा में वापस जा रही है। ठीक है, इसके एक साइड पर हमने पॉलिश कर दी है, ये जो क्या है, पॉलिश कर दी है, इसे परावर्तक बना दिया। और यहाँ से आने वाला जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, वो इस तरीके से वापस निकल के जा रही है। ठीक है, तो परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है किसमें, अवतल दर्पण में। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के में लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए, ये हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है, इसमें हमने अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, तो जब प्रकाश की किरण आई इधर से, तो वापस किधर चली गई, उसी दिशा में चली गई। यानी प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये सारी चीजें, प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, मैं सब आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो यह उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें। ये कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, हमने इसे यहां से काटा, कांच के खोखले गोले को काटा और इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये हमें यहां से यहां तक का क्या मिल गया, एक मिरर मिल गया। क्या मिल गया, एक दर्पण मिल गया, क्योंकि जो प्रकाश की रेज आएंगी अंदर से वो चली जाएंगी इधर। अगर हम इस पे इस बाहर की तरफ पॉलिश करते, इधर की तरफ करते, तो जो आने वाली, एक मिनट, इस पे इस वाले पोजीशन पर अगर हम बाहर वाली साइड, अंदर वाली से हम करते, तो आने वाला जो प्रकाश है इधर से, वो कहाँ वापस हो जाता, पीछे की तरफ। एक बात और सभी ध्यान रखेंगे,
दर्पण पर या किसी वस्तु पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होता है, यानी प्रकाश आएगा वह सदैव इधर से ही आएगा, बाईं ओर से। ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ से आएगा, कभी नहीं आएगा, प्रकाश सदैव बाईं ओर से आएगा। अवतल दर्पण में अंदर की ओर से परावर्तन, उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहर की ओर से होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, एक होती है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसे P से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आपने सर्कल में भी पढ़ा होगा, उसे C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C। फोकस, फोकस को F से डिनोट करते हैं। और मुख्य अक्ष है OP, इसे मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। द्वारक, द्वारक दर्पण का जो व्यास होता है, दर्पण का यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का व्यास। ठीक है, ये जो व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, रेंज, वो क्या होता है? इसका द्वारक कहलाता है। अब इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, देखिए गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण है, हमारा जो गोला था, जो गोलीय दर्पण है उसके द्वारक का यानी सी टैप था उसका P, यहाँ जो मिडिल पॉइंट था P, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा जाता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र सभी को समझ में आ गया क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो गोला है जिसमें से हमने दर्पण काटा है, उस दर्पण के ध्रुव P बिंदु से और C बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? उसकी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। या ये कह लो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, एक मिनट देखो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या यानी O से C तक की रेडियस, त्रिज्या क्या कहलाती है? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द्वारक, नेक्स्ट हेडिंग है द्वारक। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का द्वारक दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का द्वारक दर्पण का द्वारक कहलाता है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एक इंपोर्टेंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये बहुत बार आपसे एक नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा लिया जाता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। पहले इसका डेरिवेशन आता था, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, अब केवल एक नंबर में ही पूछा जाएगा। हम लिखेंगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम या तो ये लिख देंगे या हम इसमें कर सकते हैं सिस्टम में, ये 2F बराबर हाफ। ठीक है, F इज इक्वल्स टू R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी
होती है। ठीक है। अब गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। जी हाँ, बिल्कुल 2020 तक के एग्जाम में फिजिक्स में हर पेपर में हर साल ये डेरिवेट करने के लिए आता था फिजिक्स में, लेकिन इस बार कोविड के चलते आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 30% जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें ये वाला जो डेरिवेशन है वो हटा दिया है। उसके बारे में आपको डिस्कस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण में f का मान ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण जो होता है आपका, जिसमें परावर्तन कहां से होता है, दबे हुए पृष्ठ से, उसमें f क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों में कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है। वस्तु की दूरी दोनों में नेगेटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से डिनोट करते हैं, अवतल दर्पण में माइनस, उत्तल दर्पण में प्लस। और फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी होती थी, वो ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में कैसी होती है, वो धनात्मक। नेक्स्ट टॉपिक आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण से मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक दर्पण है हमारे पास, मिरर है, इसके मुख्य अक्ष यानी P, एक मिनट आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखिए, दर्पण का ये मुख्य अक्ष है PO, इसके लंबवत अगर यहाँ कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है। ठीक है। वस्तु का आकार इतना है कि I, वस्तु का आकार क्या है, ऑब्जेक्ट है वस्तु, तो O, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I बन रहा है। I इमेज यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए। तो वस्तु और प्रतिबिंब के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल्स टू I अपॉन O, जहाँ I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, अपॉन O क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन एक ही बात होती है। उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक तथा सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है, मोस्टली अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में उल्टे प्रतिबिंब उनके लिए क्या होती है, जो उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं उनमें आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, और जो सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं उनकी आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था 2020 तक, अब इसे हटा दिया गया आपके सिलेबस से। देखिए, हटा दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हेडिंग डालेंगे, लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि परावर्तन में माध्यम एक ही होता था, लेकिन यहाँ माध्यम बदल जाते हैं, यानी दो माध्यम होते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो, यानी आगे पीछे प्रकाश की किरण हट जाती है, यानी टकराती है पृष्ठ से, तो या तो थोड़ा साइड में झुक जाती है या दूर हो जाती है। किससे, अविलंब से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए,
ये एक दर्पण है M1 M2, हमने एक दर्पण बनाया है M1 M2। इसमें ये एक प्रकाश की किरण है जो कि आती है बिंदु O पर, आने के बाद इसे सीधे जाना चाहिए था, यानी इस डायरेक्शन में जो डेड डैश वाली लाइन है इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ टकराकर ये इस डायरेक्शन में निकल जाती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये माध्यम 1 माध्यम 2 है। O से इसे आना तो चाहिए था सीधे यूं, लेकिन ये टकराने के बाद कैसे निकल गई, यूं। और ये नॉर्मल डाल दिया हमने, दोनों के बीच में डाला अविलंब। तो जो प्रकाश की किरण है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या इधर उधर हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के 2 नियम थे उसी तरीके से अपवर्तन के भी 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम देखेंगे, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण। वहां क्या था परावर्तन में, आपतित किरण और परावर्तित किरण। यहाँ है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर यानी बिंदुगामी होते हैं। जैसे ये जो आपतित किरण है ये भी अपवर्तित किरण ये, और क्या है एक और आपतन बिंदु पर जो अविलंब नॉर्मल पड़ रहा है वो भी एक ही बिंदु पर यानी ऊपर है, तो बिंदुगामी होते हैं। यह था अपवर्तन का प्रथम नियम। एक द्वितीय नियम है, इसे इंपोर्टेंट हेडिंग के रूप में आप डाल सकते हैं, इंपोर्टेंट डालें। द्वितीय नियम जो है अपवर्तन का, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है और इसे स्नेल का नियम करके भी पूछा जाता है। फिजिक्स में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। जितने भी साइंटिस्ट हमारे जो लॉब दे के जाते हैं उनके आने की संभावना, उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। द्वितीय नियम देखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, आपतन कोण को किस नोट करते थे, आई से, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, यानी किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। यह था स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कोई 2 माध्यम है, उनमें आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या है, साइन है, उनका अनुपात नियत रहता है। हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन क्या है, यहाँ कोई कांस्टेंट है, इसे एन से, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन हो गया। एन क्या है, यहाँ एक अचर है, यानी नियत है, निश्चित राशि है, अचर राशि है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी घटना है कि जो प्रकाश है उसका परावर्तन या पूर्ण आंतरिक, यानी जब प्रकाश एक ही माध्यम में जाए और उसी माध्यम में वापस लौट आए, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसीलिए होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। सीधी सी बात है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। ठीक है, माध्यम में जाते विचलित होती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, जो आपतित किरण है और अविलंब है उसके बीच में कोण बनता है ना, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। देखो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण का अनुपात, मान का जो अनुपात है वो नियत रहता है। तो जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, क्योंकि आंशिक अपवर्तन के साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी तो होता है, बढ़ता जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, क्रांतिक कोण क्या होता है वो आगे समझाएंगे, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर पूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये डेफिनेशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बहुत बार पूछी भी गई है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, कई बार एक डेफिनेशन आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो यह सघन माध्यम, जब प्रकाश, एक मिनट, जब देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है
और जब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान साथ ही सापेक्ष बढ़ता जाता है। और जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, एक निश्चित मान क्रांतिक कोण होता है, उससे अधिक कर दें तो जो प्रकाश की किरण है वो दोबारा विरल माध्यम में नहीं जाती, बल्कि पूर्ण जो प्रकाश है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण के बारे में एक बार देख लीजिए। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे साइन सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? साइन सी से। अब देखो हम जानते हैं, अब देखो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है? n = 1/sin c। अब देखो ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन ये आया कहाँ से? ये नहीं मिलेगा। तो देखिए हम जानते हैं n = sin i/sin r, किसमें दिया था? स्नेल के नियम से। लेकिन आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपतन कोण का मान क्या रख देंगे? हम 90 रख देंगे। तो sin 90 की वैल्यू 1 और sin r की r, तो r = sin c। अपवर्तन कैसा है? क्रांतिक कोण है, तो sin c से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण का मान 90 अंश और अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी c, तो n = 1/sin c। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं वो, और इस टॉपिक के जो भी इस चैप्टर में परावर्तन में जितने भी टॉपिक रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करा दूंगा। और अभी तक आपने अगर हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।